कुछ मखलूक़ात के बारे में कहा जाता है या कुछ जन्नात या बदरूहों के बारे में कहा जाता है कि जब वो चाहती हैं कि वो किसी को नज़र आ जाएं तो वो उनके इख्तियार में हुआ करता है। गर्ज़ की दुनिया में जितने भी रिलीजन्स मौजूद हैं, हर रिलीजन का इस तरह की मखलूक़ात के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक ख़ास रिलीजन की बात करें तो उनका ये मानना है कि इस दुनिया में बुरी आत्माएं होती हैं, इसके साथ साथ कुछ अच्छी आत्माएं भी मौजूद हुआ करती हैं। और आज की ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस कहानी का ताल्लुक बेसिकली मुंबई, इंडिया से है। और ये एक ऐसे एरिया की कहानी है कि जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने कोई कहानी नहीं सुनी होगी। अक्सर आप लोगों ने अपने बड़ों से या जो भी लड़के वगैरह होते हैं उनसे सुन रखा होगा कि कुछ एरियाज़ इस तरह के एरियाज़ होते हैं जिनको रेड एरिया या रेड लाइट एरिया कहा जाता है। और ये जो एरियाज़ हुआ करते हैं, उन एरियाज़ के अंदर आमतौर पे जिनसी कारोबार को फ़रोग़ दिया जाता है। इसी तरह का एक एरिया इंडिया में मौजूद है जिसे कमातीपुरा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दुनिया में या शायद इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट रेड एरिया है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन मौजूद है। खैर, ये जो कहानी है एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम संजय है। और जब वो बड़ा हो जाता है, यानी कि अपनी 19th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है, तो उसके दोस्त चाहते हैं कि उसको कुछ इस तरह का सरप्राइज़ दें या कम से कम उसको कोई इस तरह का गिफ्ट दें जो उसके लिए हमेशा के लिए यादगार हो। आपने आमतौर पे गिफ्ट्स के बारे में सुन रखा होगा कि कोई किसी को गाड़ी दिया करता है, कोई किसी को बाइक देता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे को गिफ्ट की जाती हैं। लेकिन ये जो गिफ्ट संजय को मिलने वाला था, ये उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा गिफ्ट था या पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो वो करने वाला था, जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं किया था। बेसिकली संजय के जो दोस्त थे उन्होंने अपने दोस्त के लिए एक प्रोस्टिट्यूट का इंतज़ाम किया था और वो चाहते थे उनका जो दोस्त संजय है वो कमातीपुरा के अंदर जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे अपनी बर्थडे की नाइट स्पेंड करे। ऑलरेडी ब्रोथल नंबर 25 के अंदर एक रूम को बुक किया गया था और वहाँ पे उसके लिए एक प्रोस्टिट्यूट का इंतज़ाम किया गया था। अब उसके दोस्त उसके लिए इस तरह का गिफ्ट क्यों अरेंज कर रहे थे, इसके पीछे क्या मकासद थे, इसके बारे में जानने के लिए जब मालूमात इकट्ठी की गई तो पता ये चला कि संजय का रीसेंट पास्ट के अंदर एक ब्रेकअप हुआ था और उस ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा गम का शिकार था। तो उसके दोस्तों का ये ख्याल था कि इस ब्रेकअप के बाद अगर उसके लिए किसी प्रोस्टिट्यूट का इंतज़ाम कर दिया जाए तो वो इस तरीके से अपने माइंड को उस ब्रेकअप से निकाल सकता है। खैर, बिलाखिर वेट करने के बाद जब वो रात आई जिस रात संजय की बर्थडे को सेलिब्रेट करना था, तो सारे के सारे जितने भी दोस्त थे एक साथ गैदर हो चुके थे और उसकी बर्थडे के केक को कट किया गया। बर्थडे का केक काटने के बाद संजय को उस एरिया के अंदर जिसे कमातीपुरा कहा जाता है वहाँ पे ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया गया बल्कि उसको बता दिया गया कि ब्रोथल के अंदर जाने के बाद उसको रूम नंबर 25 में या ब्रोथल नंबर 25 में अंदर जाना है। अब संजय जैसे ही उस ब्रोथल के अंदर एंटर हुआ और उसने वहाँ पे मौजूद आदमी से ब्रोथल नंबर 25 का पूछा तो कुछ अजीब सी आंखों से या अजीब नज़रों से संजय को देखने लगा। खैर, उसका ख्याल था ये नया बच्चा है, अभी टीन एज के अंदर है, तो शायद पहली दफ़ा ये इस तरह की मार्केट में अंदर आया है। खैर, उसने संजय को गाइड किया कि यहाँ से सीधा जाओ, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ो, लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहले ब्रोथल मौजूद है उसको ब्रोथल नंबर 25 कहा जाता है। अब क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस था ये संजय का पहला एक्सपीरियंस था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा उसको शर्म आ रही थी। खैर, जैसे तैसे जब वो ब्रोथल नंबर 25 के अंदर एंटर हुआ तो उसके अंदर जाने से पहले ही उसने देखा कि बेड के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत लड़की है और ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पे उसके दोस्तों ने इस रात के लिए उस लड़की को अरेंज किया है। संजय बताते हैं कि जब मैं उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा तो जैसे जैसे मैं उस लड़की के करीब गया तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और ऐसा ही लग रहा था जैसे वाकई में एक प्रोस्टिट्यूट है जो मुझे एंटरटेन करने के लिए वहाँ पे मौजूद है। संजय बताते हैं कि जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा और उस लड़की से मैंने हेलो हाय की तो उसके बाद उस लड़की ने मुझसे प्रोटेक्शन का पूछा और जब उस लड़की ने मुझसे प्रोटेक्शन का पूछा
तो मैं पहली दफ़ा ब्रोथल पे गया था या पहली दफ़ा इस तरह का काम करने वाला था, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। संजय बताते हैं कि जब मैंने उससे इस तरह की बात की तो उस लड़की ने कहा कि तुम अंदर बैठो, मैं बस 5 मिनट के अंदर अंदर प्रोटेक्शन को लेके आती हूँ। ये कहने के बाद वो जो लड़की थी वो कमरे से बाहर निकली, और जब वो कमरे से बाहर निकली तो इस ब्रोथल नंबर 25 के अंदर संजय अकेला मौजूद था और वो वेट कर रहा था कि कब वो लड़की वापस आएगी और जो कुछ उसने सोच के रखा है वो बिलाखिर कब करेगा। खैर इसी तरह 5 या 7 मिनट गुजरे और इत्तेफाक से वो लड़की 5 या 7 मिनट तक वापस नहीं आई। अब जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजर रहा था, संजय की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी और वो सोच रहा था कि बिलाखिर ये प्रोस्टिट्यूट कहाँ चली गई है। इसी दौरानिए में कि जब संजय उस लड़की का वेट कर रहा था, देखते ही देखते एकदम से लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट गई तो ये जो ब्रोथल था, ख़ास तौर पे वो जो रूम था, मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब चुका था और इस रूम के अंदर इस कदर अंधेरा हो चुका था कि उसको अपना हाथ या अपना जिस्म कतई नज़र नहीं आ रहा था। एक अजीब बात यह भी थी, जब भी कोई इस ब्रोथल के अंदर प्रोस्टिट्यूट से मिलने आया करता था तो उनमें से किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने साथ कोई मोबाइल या वॉलेट वगैरह अंदर लेके जाए। तमाम आने वालों को एक लॉकर दिया जाता था, उस लॉकर के अंदर वो अपने मोबाइल को या इस तरह की चीज़ों को सेफ्टी के साथ रख सकते थे। संजू बताते हैं कि जब लाइट गई तो लाइट जाने के कुछ सेकंड के अंदर अंदर इसको ऐसा लग रहा था उस कमरे से धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। कभी ऐसा लगता कि ये जो खुशबू है ये संदल की खुशबू है, कभी ऐसा लगता कि ये जो खुशबू है ये चंबेली की खुशबू है, और इसी तरह बदल बदल के मुख्तलिफ खुशबुएँ उसको मुसलसल अपने शहर के अंदर न सिर्फ मुब्तला कर रही थी बल्कि एक अजीब सी खुमारी, एक अजीब सी गुनूदगी संजय के ऊपर तारी हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि हर आने वाले लम्हे के साथ साथ वो अपने सेंसेस को खोता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो नीम गुनूदगी में या नींद की हालत में जाता चला जा रहा है। इसी दौरानिए में जब वो मुकम्मल तौर पे उस खुशबू के शहर में मुब्तला हो चुका था, संजय बताता है कि पीछे से ऐसा लगा कि एकदम से पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पायल या घुंघरूओं की आवाज़ थी न सिर्फ बढ़ रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसके एग्जैक्टली पीछे की तरफ कोई लड़की मौजूद है जो आहिस्ता आहिस्ता करके संजय की तरफ बढ़ती चली जा रही है। शुरू में संजय को ये लगा कि वही प्रोस्टिट्यूट जो बाहर प्रोटेक्शन लेने गई थी वो शायद वापस आ चुकी है और वापस आने के बाद अब वो कुछ होने वाला है जिसका संजय काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। संजय बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो लड़की आगे बढ़ती चली गई और एकदम से उसने अपने हाथ को मेरे कंधे के ऊपर रखा। जैसे ही उस प्रोस्टिट्यूट ने अपना हाथ संजय के कंधे के ऊपर रखा, संजय को ऐसा लगा कि कोई बहुत ही ठंडी सी चीज़ उसके कंधे पे रख दी गई है या फिर शायद कोई बर्फ़ का टुकड़ा है जो उसके कंधे पे मौजूद है। अब जैसे ही संजय ने पलटने की कोशिश की तो इसी दौरानिए में पीछे जो लड़की मौजूद थी उसने एकदम से संजय को बेड के ऊपर धक्का दिया और इसी दौरानिए में एकदम से लाइट आ गई। अब जैसे ही इस ब्रोथल की लाइट आई तो संजय ने जब उस तरफ देखा जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी, संजय ने देखा कि एक लड़की जिसका बहुत ज़्यादा गोरा कलर है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसके चेहरे पे 2 बड़े बड़े कट्स लगे हुए हैं, जैसे कि उसके चेहरे को किसी बहुत ही तेज़दार आले से काटने की कोशिश की गई हो। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थी या उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थी और उस लड़की के जो बाल थे वो इस कदर लंबे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल ज़मीन को छू रहे हैं। अब जैसे ही संजय ने बेड पे गिरने के बाद उस लड़की को मज़ीद देखना शुरू किया तो इसी दौरानिए में उस लड़की ने अपने हाथ को संजय की गर्दन की तरफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस लड़की का हाथ संजय की गर्दन के सामने आया और जब संजय की नज़र उस लड़की के हाथ के ऊपर पड़ी तो संजय बताते हैं कि उस लड़की का जो हाथ था ऐसा लग रहा था उसके हाथ पे 3 उंगलियां मौजूद हैं और ये जो 3 उंगलियां हैं ये बेहद लंबी या बहुत ही
बड़ी बड़ी उंगलियां हैं। बहुत ही गंदे से इनके ऊपर नाखून मौजूद थे और ऐसा लग रहा था उन नाखूनों के ऊपर खून लगा हुआ है। बहरहाल उस लड़की ने अगले ही लम्हे अपने हाथ को मेरी गर्दन के ऊपर रखा और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह मेरे गले को मुकम्मल तौर पे दबा सके। अब वो लड़की मुकम्मल तौर पे संजय के सीने के ऊपर आके बैठ चुकी थी और मुसलसल संजय के गले को दबाने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह थी कि उस लड़की के मुंह से मुसलसल राल टपक रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ है जो उसकी ज़बान से या उसके मुंह से निकल के संजय के ऊपर गिरती चली जा रही है। संजय पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह उसके हाथ को अपनी गर्दन पे से हटाए और किसी भी तरह जैसे तैसे करके इस बुरोतल से बाहर निकल जाए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ना ही वो औरत इसके सीने पे से हट रही थी और ना ही उसका हाथ इसकी गर्दन से हट पा रहा था। इसी दौरानिए में जब संजय की आंखें आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होने लगीं और संजय को लगने लगा कि अब उसका आखिरी वक्त बहुत ही करीब है, एकदम से पीछे से वही प्रॉस्टिट्यूट कमरे के अंदर दाखिल हुई जो संजय को इस कमरे के अंदर छोड़ के बाहर गई थी। जैसे ही वो प्रॉस्टिट्यूट कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उस प्रॉस्टिट्यूट ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। संजय बताता है कि जैसे ही उस प्रॉस्टिट्यूट ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो देखते ही देखते ये जो भी मखलूक थी, ये जो भी चुड़ैल थी, वो उसकी आंखों के सामने धुआं बन के गायब हो गई। खैर जैसे तैसे बिलाखिर संजय इस ब्रोथल नंबर 25 से बाहर आया और बाहर आने के बाद इसने ऊपर वाले का बेहद शुक्र अदा किया। उसके बाद से संजय ने, इसके दोस्तों ने, बल्कि इनके जितने भी जानने वाले थे, सबके सब लोगों ने तौबा कर ली थी कि कभी भी ज़िंदगी में इस तरह के काम में ना ही इन्वॉल्व होना है और ख़ास तौर पे ये जो रेड लाइट एरिया है और ये जो ब्रोथल नंबर 25 है, इसका रुख ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना है। कहा जाता है कि आज भी उस एरिया में यानी कमातीपुरा में ब्रोथल नंबर 25 मौजूद है और आज भी वहाँ पे इस ब्रोथल में वो चुड़ैल या विच नज़र आया करती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गए वक्तों में किसी एक लड़की को यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए लाया गया था। हालांकि वो जो लड़की थी वो एक शरीफ फैमिली की लड़की थी और वो किसी भी सूरत इस तरह का गंदा काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी आपको इस कदर मजबूर कर दिया जाता है कि आपको वो काम करने पड़ते हैं जो आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचे होते। खैर मुसलसल जब उस लड़की को फोर्स किया जाता रहा कि तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होना है, तुम्हें ये सारे काम करने हैं, तो बिलाखिर उस लड़की ने अपनी जान दे के या ख़ुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। उसके बाद से कहा जाता है कि जो लड़की है मुसलसल वहाँ पे नज़र आया करती है और ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की इस चुड़ैल ने जान ले ली है। ये वाक़या जिस दौर का वाक़या है, उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि नए नए VCR आए थे और उससे पहले VCP हुआ करते थे। खैर अक्सर ऐसा होता था कि जब हमें कोई मूवी देखनी होती थी, ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें वगैरह थी, उनको कोई इंडियन मूवी देखनी होती थी, तो हम जो करीबी वीडियो शॉप थी वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे जाके कैसेट लेते थे और कैसेट लाने के बाद 3 से 4 घंटे में उस मूवी को देखने के बाद वापस कर दिया करते थे। अब क्योंकि मैं उस दौर में 18 या 19 साल का था, तो आमतौर पे जो मेरे पेरेंट्स थे वो मुझे बिला वजह बोला करते थे कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाया करो या अपने दोस्तों के साथ मूवीज़ वगैरह नहीं देखा करो। अब ये जो एज थी, टीन एज थी, और आमतौर पे जब आप टीन एज के अंदर होते हैं, आपको अगर किसी काम से किसी भी वजह से मना किया जाए तो आप कोशिश करते हैं उसी काम को ज़रूर करें। तो वैसे ही मेरा भी कुछ मामला था। मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे मेरे फादर जिस काम के लिए मना करते, मैं उस काम को ज़रूर करने की कोशिश किया करता। वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे कुछ दोस्त थे, आप कह सकते हैं कि 4-5 दोस्त थे। उन दोस्तों में जो एक दोस्त था जिसका नाम आसिफ था, तो उसने कहा कि आज रात मेरे जो घर वाले हैं, यानी जो मेरी अम्मी अब्बू हैं, वो किसी शादी में जाने वाले हैं और जब वो शादी में जाएंगे तो हमारे पास जो VCR मौजूद है वो फ्री होगा। अगर तुम लोग कहो तो हम लोग छत पे
मूवी वगैरह लगा के बैठ जाते हैं और मूवी देख के जितना हो सकता है उतना एंजॉय करेंगे। ये बड़ा सादा सा मशवरा था और बहुत माकूल मशवरा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम जैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स जाएं हमें बता देना, हम लोग तुम्हारे घर में आ जाएंगे और टीवी को और वीसीआर को छत पे रख के मूवी देखेंगे। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। मामला वहाँ पे ख़राब हुआ कि जब हम मूवी देखने के लिए टीवी को और वीसीआर को छत पे लेके आए तो बजाय इसके कि कोई माकूल सी अच्छी सी मूवी देखते, मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया क्यों ना कुछ उल्टी सीधी मूवीज़ देखी जाए। हालांकि जिसका ये वीसीआर था, जिसका टीवी था, वो मना कर रहा था। वो कह रहा था कि यार इस तरह की मूवीज़ को देखना गुनाह भी है और ख़तरे से खाली भी नहीं है। लेकिन जो हमारे बाकी दोस्त थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमें किसी भी सूरत में उल्टी सीधी मूवीज़ देखनी है। और ऐसा ही हुआ कि जब मेजॉरिटी ने इस बात का इकरार किया तो हम वीडियो वाले के पास गए और हमने बड़ी शर्मा हुजूरी के साथ उससे उल्टी सीधी वीडियोस मांगी और वीडियो लेके अपने घर पे आ गए। खैर हम लोगों ने वो मूवीज़ लगाई और मूवीज़ को चलाना शुरू किया। अभी हमें मूवीज़ लगाए हुए 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे। ऐसा लगा कि जिस छत के ऊपर बैठ के हम वीडियो देख रहे हैं उस छत पे एकदम से पत्थर आके गिरा है। ये जो पत्थर था ये एक पहाड़ी पत्थर था और समझ ये नहीं आ रहा था कि ये किस सिम से आया है। पहले मुझे लगा कि पीछे की तरफ से, यानी जहाँ पे ग्राउंड मौजूद है, वहाँ से किसी ने पत्थर हवा में उछाला होगा और इत्तेफाक से इस छत के ऊपर आके गिर गया होगा। खैर हमने इस पत्थर को साइड में रखा और दोबारा से मूवी देखना शुरू कर दी। अभी हमें 10 या 5 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे। अब ऐसा लगा कि चारों तरफ से पत्थर आके गिरना शुरू हो चुके हैं। आप यकीन करें कि 1 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 30 या 40 पत्थर हमारे ऊपर आके गिर चुके थे और इत्तेफाक से ये जितने भी पत्थर थे ये हमारे सराउंडेड या अतराफ में गिरे थे और हम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये जो पत्थर आ रहे थे और चारों तरफ से आ रहे थे, तो बिला आखिर कौन था जो इन पत्थरों को यहाँ पे फेंक रहा था। खैर हम सारे के सारे दोस्त एकदम से एक तरफ जाके बैठ गए और मुसलसल ये जो मूवीज़ थी ये ऑन हुई हुई थी। इसी दौरानिए में जबकि हम डरे हुए थे और साइड में बैठे हुए थे तो हमने देखा कि जो लेफ़्ट साइड वाला घर है, जिस घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा नीम का दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त के अंदर से एकदम से कोई निकल के बाहर आया है और कूदता हुआ सीधा हमारे दोस्त की छत पे आ चुका है। हमारे सामने जो शख्स खड़ा हुआ था उसकी जो हाइट थी वो तकरीबन 8 या 8.5 फीट के बराबर थी। उसके चेहरे का जो रंग था वो या तो येलो था या फिर एक्स्ट्रा वाइट था। वो एकदम से बहुत ही गुस्से की हालत में हम सब की तरफ देख रहा था और उसके कुछ देर के बाद उसने एकदम से हम दोस्तों को कहा कि ये जो गंदगी तुम कर रहे हो इसको बंद करो और यहाँ से फ़ौरन नीचे चले जाओ। अगर तुम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर नीचे नहीं गए तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो जो शख्स था वो वापस उसी छत के ऊपर गया और उसी दरख्त के अंदर देखते ही देखते गायब हो गया। ये जो कुछ हुआ था ये इतना आनन फानन हुआ था कि हमारी समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। खैर मेरे जो दोस्त थे वो एकदम से उठे, उन्होंने इन वीडियोस को बंद किया और जैसे तैसे हाँफते काँपते इस वीसीआर को और इस टीवी को लेके नीचे आ गए। जब हमने इन तमाम वीसीआर वगैरह को अपनी जगहों पे रखा तो उसके बाद हम सबको ऐसा लग रहा था कि हम तमाम दोस्तों को एकदम से बुखार हो चुका है। और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 10 या 15 दिन तक हम सारे के सारे दोस्त न सिर्फ बीमार रहे बल्कि अक्सर रातों को ख्वाब के अंदर वही आदमी आया करता था और वो कहता था कि आज के बाद छत पे कभी भी नज़र नहीं आना। इस वाक़े के बाद से हमने तमाम गुनाहों से न सिर्फ तौबा कर ली थी बल्कि हमने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह का काम हरगिज़ नहीं करेंगे।